गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल पे। तो बता दें कि इससे पहले हम लोग आज जो केमिस्ट्री का हम लोग पेपर डिस्कस करने वाले हैं लोग 2021 का। तो इससे पहले हम लोग 3 पार्ट ऑलरेडी लाकर डिस्कस कर चुके हैं। 2019 का पेपर हमने डिस्कस कर लिया और 2021 का पेपर पिछले बार डिस्कस किया था, जिसमें 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक, तो अभी तक अगर उस लेक्चर को नहीं देखा तो यार चैनल पे है, वो सभी लेक्चर से देखो। तीनों पार्ट अभी तक हैं, अभी लेक्चर है तीनों, तो आप जाकर उसको फटाफट देख सकते हो यार। उसके बाद चौथा लेक्चर स्टार्ट करना। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोग इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो उम्मीद है आपने जेई मेंस का फॉर्म तो भरा ही होगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि डब्ल्यूबीजेई का भी फॉर्म आप भर सकते हैं। डब्ल्यूबीजेई भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है, जिसमें वेस्ट बंगाल में आपको इंजीनियरिंग कॉलेज जितने भी वेस्ट बंगाल के हैं वहां पे आप पढ़ सकते हो। ठीक, तो उसके लिए आपको डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम देना पड़ता है, तो आप डब्ल्यूबीजेई का फॉर्म भर सकते हो। कैसे कैसे फॉर्म भरेंगे ये इस वीडियो में हम आपको बता। अगर डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम आप जरूर दो। डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम के लिए फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे इस पे वीडियो बना चुके हैं, आप उसको जाकर देखो यार। और अभी बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन पास में है, इसलिए मैं पूरी तरह से बिहार बोर्ड पे काम कर रहा हूँ। जैसे कि आपने नीचे देख लिया होगा कि फिजिक्स का अगला हम बहुत ही जल्द फिजिक्स का डिस्कशन लेके आने वाले हैं, और एग्जाम टाइम में मैथ्स का भी डिस्कशन लेकर आएंगे। अभी हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी हम फिजिक्स का भी डिस्कशन लेकर आएंगे। क्या 2 दिन आप वेट कीजिए। और उसके बाद हम लोग डब्ल्यूबीजेई पे काम करेंगे। डब्ल्यूबीजेई का जो भी प्रिपरेशन टिप्स होता है, कैसे कैसे प्रिपरेशन करें, क्या क्या चीजें पढ़ें, और शॉर्ट ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है डब्ल्यूबीजेई एग्जाम के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। ठीक, तो इस चैनल को यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्द से सब्सक्राइब कर दो यार इस चैनल को। ठीक, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ठीक, तो फटाफट मूव करते हैं आज के अपने पोर्शन पे, जिसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने डिस्कस कर लिया था, और अब बात हम क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे। ठीक, तो इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। हम जल्द से जल्द मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक, और डब्ल्यूबीजेई के लिए मैं बता रहा था कि डब्ल्यूबीजेई एग्जाम पूरी तरह से अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता है तो डब्ल्यूबीजेई एग्जाम आपका हो जाएगा, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स तो पूरा पता होना चाहिए। जितना मैक्सिमम आप शॉर्ट ट्रिक्स गेन कर सकते हो गेन करो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो शॉर्ट ट्रिक्स पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ। काफी सारा वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। तो आप जाओ यार उसको देखो। और बात करें बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए, तो यार आपका एग्जाम पोस्टपोन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाईली पॉसिबिलिटी चांस है कि हो जाए आपका एग्जाम पोस्टपोन, लेकिन आप बिल्कुल भी ये बात दिमाग में ना रखो जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाता। ठीक, तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखो। आप अपने सिलेबस को फाइनल कर लो जल्द से जल्द, और एग्जाम टाइम में इस वीडियोस को देखो, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करो करो। बहुत ज्यादा आपके मार्क्स में सुधार आएगा अगर आप क्वेश्चंस को देख कर जाओगे, क्योंकि एक बार आपने अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अगर आप क्वेश्चंस को आप डिस्कस कर रहे हो, क्वेश्चंस को आप देख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो पिछले, तो आपका एक माइंड फ्रेम क्लियर हो जाएगा, और जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो आप तुरंत क्लिक कर लोगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 से बात करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन। आप देखिए 2019, देखिए मैंने बोला ना कि क्वेश्चंस बहुत रिपीट करते हैं। अब देखिए 2019 में क्या क्वेश्चन पूछा था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो हमने बोल दिया था ट्रांजिशन एलिमेंट। या फिर क्वेश्चन पूछा था ट्रांजिशन एलिमेंट किनको बोला जाता है, तो डी ब्लॉक को बोला जाता है। अब सेम टू सेम वही क्वेश्चन इस बार भी रिपीट हो गया कि द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल इज विद इन। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में क्या बोला जाता है उसको, ट्रांजिशन एलिमेंट को कौन से ब्लॉक में उसका पोजीशन होता है। एस ब्लॉक में तो होता नहीं है, पी ब्लॉक में होता नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक को बोलते हैं। तो आंसर क्या हो गया, सी। तो 2019 का देखिए पिछले साल का, सॉरी 2019 का जो पेपर था 2021 में रिपीट हो गया। तो ऐसे ही बोल रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस बिलीव मी रिपीट होते हैं। मैंने भी जिस साल एग्जाम दिया था बिहार बोर्ड का, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट किया था। तो आप क्वेश्चन पेपर अगर पिछला 10 साल का देख के चले जाते हो ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आएगा। तो इसीलिए ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अपने दोस्तों का भी अगर कुछ अच्छा सोच रहे हो तो उनका भी शेयर करो यार वीडियो को, और फटाफट इसको लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करेंगे अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या होता है सर, ट्रांजिशन सीरीज तो अभी हम नाम सुन ले। ट्रांजिशन सीरीज मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट। ट्रांजिशन कौन होते हैं, एक मिनट, ट्रांजिशन कौन होते हैं, डी ब्लॉक। ठीक, लेकिन सर ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या होता है। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या होता है सर, ट्रांजिशन सीरीज डी ब्लॉक से स्टार्ट हो जाता है, और जैसा आपको पता होगा थर्ड पीरियड से शुरू हो जाता है। कौन से पीरियड से शुरू हो जाता है, थर्ड पीरियड से, जिसमें सबसे पहला कौन होता है, स्कैंडियम।
अब सर ये थर्ड पीरियड से शुरू हो जाता है, लेकिन ट्रांजिशन सीरीज तो पहला यही हुआ, क्योंकि इसके बाद जो फोर्थ पीरियड होगा वो तो दूसरा ट्रांजिशन सीरीज हो गया। तो सर भले ये पीरियड थर्ड है, पीरियड टेबल के लिए पीरियड थर्ड है, क्योंकि इससे ऊपर और भी दो लोग होते हैं, ठीक, हाइड्रोजन वाला, और एक कौन होता है नीचे यहाँ पे, लिथियम वाला, ठीक ना। हाइड्रोजन वाला और कौन होता है यहाँ पे, लिथियम, और यहाँ पे कौन होता है, बेरिलियम। तो दो लोग ऊपर और भी होते हैं, एक हाइड्रोजन और एक बेरिलियम वाला आदमी, ठीक। लेकिन ये तो तीसरा आदमी होता है, लेकिन ट्रांजिशन सीरीज के लिए तो ये पहला हो गया, क्योंकि ये डी ब्लॉक यहीं से शुरू होता है, स्कैंडियम से, ठीक। तो यही जो होता है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होता है। थर्ड पीरियड जो होता है वही होता है फर्स्ट, अगर सेकंड बोल दे तो फोर्थ पीरियड, और फर्दर अगर बोले थर्ड है तो ये हो गया फिफ्थ पीरियड, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिशन सीरीज तीसरे से शुरू होता है, तो तीसरे वाले को अपन बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब इसके सभी एलिमेंट का नाम आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के साथ बहुत ही जल्द पीरियोडिक टेबल पूरा याद कराने पे वीडियो लेकर आऊंगा। और अगर नहीं भी पता है तो आप यहाँ पे जानिए, यहाँ पे होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये देखिए याद करने का तरीका है, स्कीम, टाई, वाले, क्यों, क्यों मतलब क्रोमियम, मांगे, नोट कर लीजिएगा इस शॉर्ट ट्रिक को जो हम बोल रहे हैं, स्कीम, टाई, वाले, क्यों, मांगे, फिर कोई, कोई मतलब कोबाल्ट, निकला, कोटा, कोटा मतलब सीयू कॉपर, ठीक ना। कोटा नहीं, कोटा मतलब यहाँ पे शायद सीओ होगा, कोबाल्ट यहाँ पे होता है, नहीं कॉपर ही होता है, सॉरी कॉपर ही होता है, एक सेकेंड, ये कॉपर ही होता है, ठीक ना। आयरन, निकल, कॉपर ही होता है यहाँ पे, ठीक, निकल, कॉपर, और फिर कोई निकला, कोटा, जाने, ठीक। तो उम्मीद है आपको याद हो गया। स्कीम टाई वाले लिख नहीं सकते, थोड़ा सा हिंदी मतलब यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे, स्कीम टाई वाले, क्यों, मांगे, फिर कोई निकला, कोटा, जाने, ठीक। तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। आप देखिए इसमें से कौन सा है, क्रोमियम है, क्रोमियम बिल्कुल है, आयरन है, बिल्कुल है, मैग मैग्नीशियम, मैग्नीज है, कहा गया मैग्नीज, मैग्नीज भी है, और मैग्नीशियम ये तो नहीं है, और वैसे भी पता आपको ये डी ब्लॉक का आदमी है नहीं मैग्नीशियम, ये तो सेकंड पीरियड का आदमी होता है, बेरिलियम के जस्ट नीचे होता है मैग्नीशियम, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करेंगे अपन। बोल रहा है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फैक्ट। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, अब आपको लेंथेनाइड कंट्रैक्शन पता होगा, उम्मीद है पीरियोडिक टेबल जिन्होंने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है क्या नहीं होता। बस हम इसका इफेक्ट यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहला क्या है, रेडियस ऑफ जेड आर एंड वाई आर सिमिलर, ठीक। देखिए यहाँ पे होता है स्कैंडियम, ये होता है स्कैंडियम, और ये होता है वाई, फिर होता है आपका एल, और यहां से शुरू हो जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड के बाद शुरू हो जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और फिर अगला जो आदमी होता है वो होता है टी आई, फिर यहाँ पे होता है जेड आर, इसके लिए आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, और फिर होता है आपका एच एफ, ठीक। अब इस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है ना, इसका इफेक्ट हम बता देते हैं, अभी क्या होता है क्या नहीं होता है अभी बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसका इफेक्ट बता देते हैं कि इसके बाद ये जितने भी नीचे वाले दो होते हैं ना, ये नीचे वाले दो होते हैं, इनका रेडियस ऑलमोस्ट सेम होता है, इनका रेडियस ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। मतलब अगला आदमी कोई होगा ना, अगर इसमें मान लीजिए कोई अगला आदमी होगा तो तीन लोग होंगे, एक दो तीन, अगला आदमी कौन होता है हम आपको बता दी भी, वी एन एम और टी ए, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए कोई तीन होगा तो पहला को छोड़ के जो दो आखिरी के होंगे ना, इन दोनों का रेडियस ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा। इसके बाद हर लोग जो नीचे के दो होंगे उनका रेडियस ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, जेड आर और एच एफ का रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी, द रेडियस ऑफ जेड आर एंड एच एफ आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है, ठीक ना। इनका जो साइज होता है ये थोड़ा कंट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिससे छोटा होने से आपको पता है नीचे जाने पे साइज क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन एचएफ का साइज उतना नहीं बढ़ता लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, जिसके कारण जेडआर ठीक ऊपर वाले से, मतलब इसका साइज एग्जैक्ट ऊपर वाले से लगभग लगभग बराबर हो जाता है, ठीक। तो उम्मीद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 है द आयन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज डायामैग्नेटिक। अब आपको उम्मीद है डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बारे में जानकारी होगा, ठीक। डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बारे में जानकारी होगा, नहीं भी जानकारी है तो हम आपको बता देते हैं। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता है, अगर किसी में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाए, क्या बच जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए अब इसको याद कैसे किए हैं, पी और पी को लिंक करके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाए, माने पेयर्ड में पी है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पी मतलब बच जाए, तो समझ जाइएगा पी वाला माने पैरामैग्नेटिक होगा। देखिए पैरा और डाई का स्पेलिंग किसमें
शुरू है पी से, पैरामैग्नेटिक का स्पेलिंग शुरू है पी से और डायमैग्नेटिक का डी से। तो अगर यूपी बच जाए, अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाए, माने एक्स्ट्रा पी आ गया तो पैरामैग्नेटिक, ठीक। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ना बचे, माने कहीं पी हो ही नहीं, तो पी नाम वाला भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाए तो पैरामैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचे तो अभी सर अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमको तो सर ये भी नहीं पता। मान जाओ अगर डी ब्लॉक में आपको कल को 9 इलेक्ट्रॉन भरने, कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है 9 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, इसमें कितने डब्बे होते हैं, 5, 1 2 3 4 और एक और बना देते हैं 5। अब 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आपको पता है सबसे पहले तो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। सबसे पहले अपन सिंगल इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, एक इसमें जाएगा, फिर एक इसमें जाएगा, फिर एक इसमें जाएगा, फिर एक इसमें जाएगा और फिर एक इसमें जाएगा और फिर पेयरिंग कराते हो। तो कितने बच गए, 5 हो गए। अब 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे और 9 यहाँ पे। अब देखिए एक और होता तो पेयरिंग हो जाता, लेकिन इस बेचारे का पेयरिंग नहीं हो पाया, तो इसी को बोला जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है इसको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया तो जरूर D9 क्या होगा हमारा, ये D9 होगा हमारा पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरा। तो आपको बस इसमें से पता करना है किसमें होगा किसमें नहीं होगा। तो आप कोबाल्ट +2 का पता करो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, फिर Cu+2 का पता करो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, Ni+2 का पता करो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, Zn+2 का पता करो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा। फिर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो और फिर पता कर लो कौन किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा किसमें नहीं बचा। तो चलो हम जल्दी जल्दी कर देते हैं। आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पता होना चाहिए, नहीं पता तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो आपको पता है कि इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा D7, ठीक ना। सबके लास्ट में S2 होता है, ठीक। तो कोबाल्ट में होता है, सब में S2 होता है, सिर्फ इसमें कॉपर का एक्सेप्शन होता है जिसमें S1 होता है, ठीक। तो सब में S2 होता है, तो S2 होने से क्या हो जाएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएगा, +2 का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाना, तो बच जाएगा D7, निकल का क्या हो जाएगा D8, ठीक। कॉपर का क्या होगा, कॉपर का बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है D10 और S1, 3D10 और 4S1। इसका थोड़ा कॉपर का और क्रोमियम का एक्सेप्शन होता है, आप सभी को पता होगा। तो 3D10 और 4S1। अब एक इलेक्ट्रॉन तो S के बाहर निकल गए और एक इलेक्ट्रॉन हमारा D का भी बाहर निकल गया। कॉपर +2 का मतलब तो ये हुआ ना कि 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना, तो आउटर मोस्ट से शुरू होता है। तो एक तो S का निकल गया और एक हमारा D का निकल गया, तो क्या बच गया, D9 बच गया, ठीक। और जिंक का क्या हो जाएगा, D10। क्या हो जाएगा जिंक का, D10, S2 बाहर निकल गया। आपसे क्या पूछा है, डायमैग्नेटिक माने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं होगा। तो D7 की बात करें 7, तो 1 2 3 4 5 फिर 6 और 7, तो इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो ये तो पैरामैग्नेटिक हो गया अपना, खत्म। D8, 8 की बात करें इसमें भी हो जाएगा भाई। D9 अभी अभी हम देख लिए। D10 जो होगा, अगर हम D10 को भरते हैं तो पूरा भर जाता है, 1 2 3 4 और 5, ठीक। तो 1 यहां पे हो जाता, 2 यहां पे हो जाता, इसको दूसरे से कर देते हैं, 3 यहां पे हो जाता, 4 5, ठीक। 5 फिर 6 करते हैं, फिर 7 करते हैं। देखो 7 पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। 8 पे भी अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 बच गए, 9 पे तो बच ही गया, 10 पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डायमैग्नेटिक Zn+2। तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। देखो ये सवाल चाहते तो हम सिर्फ आंसर भी बता देते, लेकिन हमको पूरा समझाते हुए चलना था। आगे हम पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक तो बताए ही, और उसके साथ साथ हम ये भी बता दी कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, कैसे पता करेंगे पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। चलिए अगला बात करते हैं, द शेप ऑफ इतना इज स्क्वायर प्लेनर, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cu+2 इन दिस कॉम्प्लेक्स कितना होगा। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा है इस कॉपर का, इसका क्या पूछा है, आपका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। अगर आपका इसका शेप दे दिया से, अब आपको हाइब्रिडाइजेशन के साथ शेप याद होना चाहिए, तो हम पूरा हाइब्रिडाइजेशन बता देते हैं और उसके साथ शेप भी आपको बता देते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम कोऑर्डिनेशन का कंपाउंड चैप्टर पढ़ाएंगे तब तो अच्छे से पढ़ाएंगे ही, लेकिन अभी अभी हम आपको बता भी देते हैं। देखिए देखिए, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा, या फिर 6 होगा, और 2 और 3 वाला भी ले ही लेते हैं। चले 2 और 3 वाला भी हम ले ही लेते हैं, ठीक। 2 और 3 वाले भी ले लेते हैं। तो 2 वाला तो बड़ा आसान होता है। ये हम क्या लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। उस हिसाब से हम शेप लिखेंगे और यहाँ पे हाइब्रिडेशन। अगर 2 लिखें तो 2 पे तो एक ही हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, क्या, sp। 3 लिखें तो क्या पॉसिबल है, sp2, ठीक। 3 पे क्या पॉसिबल है, sp2। अगर शेप sp हो गया तो हर बच्चे को पता है शेप कैसा होगा, लीनियर। शेप कैसा होगा, लीनियर।
तीन हो गया तो देखिए याद करने का तरीका, तीन से आप याद कीजिएगा, तीन से ट्राइगोनल, तीन से ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, उम्मीद है आपको याद हो रहा होगा। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन आया तो पूरा कोऑर्डिनेशन नंबर हाइब्रिडाइजेशन के साथ सब चीज बता दी, क्योंकि जरूर नहीं यही सवाल पूछे, इससे अलग भी सवाल पूछ सकता है। ठीक, तो 3 और 2 के लिए हो गया। अब 4 के लिए समझते हैं। 4 के लिए दो दो हाइब्रिडाइजेशन सामने आ जाता है। एक हमारा sp3d, जिसको बोलते हैं आउटर, ठीक ना, क्योंकि डी बाहर चला गया, और एक अंदर हो सकता है dsp2। देखिए 2 एक 3 एक 4, तो dsp2 भी पॉसिबल है। अगर कल को dsp2 होगा तो शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। और अगर कल को सॉरी यहाँ पे sp3 के लिए sp2, हाँ सही है, यहाँ पे sp3 होगा ना, सॉरी मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे sp3 होगा, 3 और 1 4। ठीक, तो चले अगर sp3 हो जाए कल को sp3 हो जाए तो हर बच्चे को पता है शेप क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। ठीक, थोड़ा राइटिंग को अच्छे समझिएगा, जो बोल रहे हैं उसको अच्छे से सुनिए और फिर आप नोट कर लीजिए। 4 हुआ तो dsp2 या फिर sp3। dsp2 पे स्क्वायर प्लेनर और sp3 पे तो आपको पता ही है। देखिए 4 याद कैसे रखना है? 4 बने होता है स्क्वायर, 3 बने होता है ट्राइगोनल, और sp3 तो आपको पता ही होगा टेट्राहेड्रल। अगर कल को 5 हो जाए तो 5 का कहां पे बता देते हैं, 5 का यहाँ पे बता देते हैं, इधर थोड़ा गंदगी हो जाएगा। 5 पे को लेके दो बातें होती हैं, खुद ही सोचिए क्या क्या बातें हो जाएगा। एक sp आउटर वाला सोच लेते हैं, sp3, 3 एक 4 और एक डी, और इनर वाला सोच लेते हैं। इनर माने जब इनर ऑर्बिटल मिलते हैं, जब इनर डी ऑर्बिटल आता है तो dsp3, 3 एक 4 एक 5। जब आउटर वाला हो जाए, इन दोनों, देखिए इन दोनों में sp3d हो, 5 वाले केस में अगर sp3d हो बाहर वाला हो तो हो जाता है tbp, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप कैसा हो जाता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। फुल फॉर्म नहीं लिखते हैं तो बहुत स्पेस ले लेगा, आप उम्मीद है सुन लेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और जब dsp3 हो जाए तो जाता है स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाता है? स्क्वायर पिरामिडल। ठीक, और 6 के केस में आपका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगा? 6 के केस में हो जाएगा sp3, 3 एक 4 d2, sp3 d2, 3 2 5 1 6, और इनर वाले केस में क्या हो जाएगा? d2 sp3। ठीक, और भले ही कुछ भी हो, दोनों टाइम जो शेप होता है वो होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है शेप? ऑक्टाहेड्रल। तो उम्मीद है आपको ये सब चीज समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से यार वीडियो को देखो। ठीक, और उम्मीद है आपको सब चीज समझ में आ गई, इनर वाला और आउटर वाला सब बात समझ में आ गया कि 4 के टाइम में दो हाइब्रिडेशन पॉसिबल होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या दिया है? dsp2। कहाँ गया क्वेश्चन? कहाँ गया यार क्वेश्चन? ऊपर चला गया क्या? हाँ, क्वेश्चन ऊपर ही चला गया यहाँ पे। कौन सा क्वेश्चन था यार? क्वेश्चन नंबर 20 था क्या? हाँ, तो 20 का बेसिकली इंग्लिश में हाँ दिया, द शेप ऑफ। यहाँ पे इतना ना गंदगी हो गया कि इस क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है। चुप, ठीक ना। क्वेश्चन को हम थोड़ा एक बार हाईलाइट कर देते हैं। ये है अपन का क्वेश्चन, ये है अपन का क्वेश्चन, ये है, ठीक ना। इस क्वेश्चन की बात चल रही है कि द शेप ऑफ सी यू इस शेप बता दिया स्क्वायर प्लेनर। अब बस आपको हाइब्रिडेशन बताया। तो देखिए शेप स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर के टाइम में कौन सा शेप हो जाता है? स्क्वायर प्लेनर के टाइम में होता है dsp2। तो ऑप्शन नंबर कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया ऑप्शन? यहाँ पे ऑप्शन भी लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये सब बात समझ में आया होगा। इस पे हम ज्यादा टाइम देते हैं, कोई बात नहीं, हमको पूरा समझाते हुए चलना था, तो उम्मीद है आपको समझ में आया भी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पीटी इन इतना इस। अब उम्मीद है आपको ऑक्सीडेशन नंबर का भी कॉन्सेप्ट याद होगा। अभी तक पिछले लेक्चर में, शायद पिछला लेक्चर में बात की थी। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसका कितना हो जाएगा? x। हर बच्चे को पता है C2H4 पे चार्ज कितना होता है। ठीक, आपको पता है C2H4 पे चार्ज कितना होता है भाई? C2H4 तो आपका ये हाइड्रोकार्बन हो गया ना, तो इस पे तो चार्ज 0 होता है, तो इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर कुछ होता नहीं है, तो -0। ठीक, क्लोरीन पे आपका कितना होता है? इसको थोड़ा एक्स्ट्रा इधर लेके हमको सॉल्व करना चाहिए था, बेसिकली इधर हो नहीं पाएगा, इसको इधर लेके सॉल्व कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पे पीटी का कितना, पीटी का हमको निकालना है, तो पीटी का मान लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं इस बार। चलिए, पीटी का कितना हो जाएगा? पीटी का हो जाएगा x,
C2H4 का कितना हो जाएगा, C2H4 का हो जाएगा 0। और हर बच्चे को पता है क्लोरीन पे कितना होता है -1, तो एक क्लोरीन पे -1 तो 3 क्लोरीन पे -3। और क्या बताया था कि अंदर के चार्जेस बराबर कर दो ओवरऑल चार्ज, ओवरऑल चार्ज कितना है -1, तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा -1 प्लस में 3, कितना हो जाएगा ये प्लस का, तो पीटी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +2। ऑक्सीडेशन नंबर पे आपको सवाल हम बताए थे, तो उम्मीद है आपको समझ में आया भी होगा। देखिए नोमेनक्लेचर पे अगला सवाल आ गया, द IUPAC नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए, कभी भी हम सिखाते हैं, कभी भी अगर नाम दे दे, क्या दे दे, नाम दे दे और आपसे स्ट्रक्चर पूछे, तो सबसे पहला फोकस करो वर्ड रूट पे। किस पे फोकस करो, वर्ड रूट पे। क्यों सर वर्ड रूट पे क्यों फोकस करें, क्योंकि वर्ड रूट देखकर ही तो आप कार्बन की संख्या बता पाओगे ना। तो यहाँ पे ब्यूटाइल, तो सबसे पहले तो 4 कार्बन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4, उसके बाद ही कुछ करो। आगे तो ब्यूटाइल ड्रॉ कर लिए, फिर क्लोराइड, और फिर वो उसमें भी क्या है सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब क्या होता है सर, एक तो सेकेंडरी का मतलब क्या होता है सर, सेकेंडरी का मतलब होता है कि ऐसे कार्बन से जोड़ दो जो खुद 2 कार्बन से जुटा है। किसको, क्लोराइड को। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी कौन है, क्लोराइड है, मतलब क्लोरीन को उठाओ एक ऐसे कार्बन से जोड़ दो जिसको, जो 2 कार्बन से जुड़ा है। सर कल को अगर प्राइमरी बोलता तो सर प्राइमरी बोलता मतलब ये कि ऐसे कार्बन से जोड़ो जो एक कार्बन से जुटा है। जैसे इसमें देखो ये कार्बन जो है एक ही कार्बन से जुटा है, तो ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी। टर्सरी इसमें कोई नहीं है। टर्सरी का मतलब एक ऐसा कार्बन जो खुद में खुद 3 कार्बन से जुटा है। कितने कार्बन से, 3 कार्बन से। अब ये पोजीशन हमारा कहलाएगा टर्सरी पोजीशन। माने अगर कल को क्लोरीन इस पे जुड़ जाता ना, तो नाम हो जाता टर्सरी क्लोराइड। क्या नाम हो जाता, टर्सरी क्लोराइड। ठीक, तो अगर सेकेंडरी बनाना है तो ऐसे कार्बन से जोड़ो जो 2 से जुटा हो। मतलब ये कार्बन देखो, ये कार्बन या फिर ये कार्बन, ये कितने से जुटे हैं, 2 से जुटे हैं। तो इस पे क्लोरीन को उठा के जोड़ दो, या फिर इस पे भी जोड़ोगे तो ये भी आज के दिन सेकेंडरी पोजीशन है। ठीक, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तब इसका नाम बता दो, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो और ब्यूटेन। 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन से क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे, तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो उम्मीद है आपको सेकेंडरी, टर्सरी और प्राइमरी समझ में आया होगा। सेकेंडरी मतलब क्या, एक बार फिर से बताओ, एक ऐसा कार्बन जो खुद 2 कार्बन से जुटा है। जैसे इस कार्बन देखो, ये कार्बन इस कार्बन से जुटा है और इस कार्बन से जुटा है, मतलब एक ऐसा कार्बन जो खुद 2 कार्बन से जुटा हो। एक ऐसा कार्बन जो खुद 3 कार्बन से जुटा हो, उसको अपन बोलते हैं टर्सरी कार्बन। जैसे ये वाला एग्जांपल, ठीक ना, ये वाला एग्जांपल। ठीक, ये कार्बन देखो खुद 3 कार्बन से जुटा है ना, तो इसको बोलेंगे टर्सरी, और क्लोरीन जुट गया तो टर्सरी क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव करते हैं अपन, थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट मूव करते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। ठीक, तो अपन अब थोड़ा फास्ट होंगे, ठीक ना, अब थोड़ा इसमें फास्ट होना बहुत जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप पढ़े नहीं हो इसलिए पूरा समझाने लग रहे हैं। ठीक, तो अब हम मान के चलेंगे आप पहले से यार पढ़े हो, क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हो, तो रिवीजन कर रहे हो, आपको सब पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। आपको पता है कि SN1 रिएक्शन कराते हैं और हम पता कर लेते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल कौन है। और SN1 रिएक्शन कैसे कराते हैं, ल्यूकास रिएजेंट से। हर बच्चे को पता होगा, ल्यूकास रिएजेंट का यूज करके अपन SN1 रिएक्शन कराते हैं। और अपन को पता है SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा किसका होता है, आ गया तो बता देते हैं, 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, और फिर 1 डिग्री का। ठीक, तो ल्यूकास रिएजेंट जैसे ही डालेंगे 3 डिग्री तुरंत शो कर देगा, 2 डिग्री थोड़ा देरी से करेगा, और 1 डिग्री करेगा नहीं। और ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है, HCl प्लस में ZnCl2 का सॉल्यूशन। ठीक, HCl प्लस में ZnCl2 का सॉल्यूशन, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट, और इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, ल्यूकास टेस्ट। ठीक, तो देखो ऑक्सीडेशन मेथड से तो इससे भी हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड है यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी से, इससे भी हो सकता है कि ऑक्सीडेशन किसका किसका हो जाएगा, प्राइमरी का, सेकेंडरी का हो जाएगा, लेकिन टर्सरी का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्राइमरी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक, और विक्टर मेयर तो होगा नहीं, तो एक सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ल्यूकास रिएजेंट मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड भी हो सकता है विक्टर मेयर। ठीक, तो ये विक्टर मेयर टेस्ट आपको तो पता ही होगा, विक्टर मेयर टेस्ट, यहाँ पे हम थोड़ा सा गलत कर दे, विक्टर मेयर टेस्ट भी हो सकता है। कैसे विक्टर मेयर टेस्ट आपको पता है, विक्टर मेयर टेस्ट जो होता है, प्राइमरी कलर विक्टर मेयर एजेंट डाल दोगे तो ये रेड कलर शो करता है। आरबीसी से हम याद किए थे, रेड ब्लड सेल। रेड कलर कौन शो कर देता है, 1 डिग्री। ब्लू कलर कौन शो कर देता है, 2 डिग्री। और कलरलेस कौन रह जाता है, 3 डिग्री। तो विक्टर मेयर भी हो जाएगा। ऑक्सीडेशन मेथड हो ही गया, तो ऑप्शन नंबर डी सबसे सुटेबल ऑप्शन है, ऑल ऑफ दी अबव। ऑक्सीडेशन मेथड इसी तरह हो जाए, क्यों, क्योंकि प्राइमरी का होगा, सेकेंडरी का होगा, टर्सरी का नहीं होगा। प्राइमरी का क्यों होगा, जिसमें भी अल्फा हाइड्रोजन होता है बेटा उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक, तो ल्यूकास रिएजेंट तो बताए थे, और विक्टर मेयर टेस्ट भी कराया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के लिए, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एनास्थेटिक। ठीक,
ठीक, तो ये सब सवालों पे अपन ज़्यादा टाइम देंगे नहीं, आप सभी को पता है एनेस्थेटिक की तरह कौन यूज़ किया जाता है? क्लोरोफॉर्म, ए ऑप्शन, ठीक ना? चलिए, तो ये सब आंसर पे हम आंसर ही बताते जाएँगे क्योंकि ये सब याद करने वाला चीज़ है। ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कल ही बोले थे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल भी थोड़ा बहुत। आप एनसीईआरटी से कर लेना यार, पूरा याद करने वाला चैप्टर, इसमें कोई भी चीज़ समझाने वाला नहीं है। जैसे एनास्थेटिक की तरह कौन यूज़ होता है, तो क्लोरोफॉर्म इसमें बस याद कर लेना है आपको, ठीक है? चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड विद कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड? अब कैल्शियम एसीटेट क्या होता है? अब ये क्वेश्चन समझाने लायक और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैल्शियम एसीटेट क्या होता है? सबसे पहले तो आपको एसीटेट ग्रुप पता होना चाहिए। तो एसीटेट होता है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये होता है एसीटेट। और इससे किसको जोड़ दिया है? कैल्शियम को जोड़ दिया। ठीक, इसके साथ जो होता है O, यहाँ पे बताते हैं O नेगेटिव और Ca पॉजिटिव, इसको बुलाते हैं अपन कैल्शियम एसीटेट। अब ये आता कहाँ से है सर? तो कैल्शियम एसीटेट एक सैल्ट है। सबसे पहले सैल्ट कहाँ से आएगा? ये देखिए, कैल्शियम वाला पोर्शन कहाँ से आएगा? ये वाला पोर्शन तो आपका आ जाएगा बेस से, और ये वाला पोर्शन कहाँ से आ जाएगा? एसिड से। तो कहीं ना कहीं किसी बालक ने एसिड और बेस का रिएक्शन कराया होगा, तो ये मिल गया होगा। देखो कैसे एसिड और बेस का रिएक्शन कराया होगा, यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे पूरा स्पेस है तो इस सवाल को यहाँ पे बता देते हैं। देखो, किसी ने CH3C डबल बॉन्ड O OH का रिएक्शन किया होगा। ठीक, किसके साथ किया होगा सर? किसके साथ किया होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक ऐसा जिसमें कैल्शियम हो कैटायन की तरह, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं अपन। अगर इसका रिएक्शन कराएगा तो होता क्या है? ये बेस है तो इसका OH, इसका क्या गायब हो जाएगा? OH, और इसका क्या गायब हो जाएगा? ये एसिड है तो ये क्या दे देगा? अपना हाइड्रोन दे देगा। तो हाइड्रोन और OH बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, और इसका कैटायन पोर्शन इसके एसिडिक हाइड्रोन को बाहर निकाल के खुद जुट जाएगा, तो हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे हो जाएगा OCA। ठीक, अब जैसे ही इसको हीट किया जाता है ना, O नेगेटिव Ca पॉजिटिव, जैसे ही इसको हीट किया जाता है तो ये क्या होता है? खुद से फिर से जुड़ जाता है। ये देखिए कैसे जुड़ जाता है, इसको हम बता देते हैं। कहाँ पे बताते हैं? यहीं पे स्पेस है ना, तो यहीं पे बता देते हैं। CH3, थोड़ा सा ये लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए क्या है कि मेरे पास वो लिखने वाला पैड नहीं है ना। OCA, और ये फिर से एक बार फिर से अपने से ही जुड़ जाता है। मतलब अपने से करने का मतलब फिर से O और C डबल बॉन्ड O और CH3। अब जैसे ही अपन इसको हीट करते हैं, यहां से CaCO3 बाहर निकल जाता है। CaCO3, यहां से देखिए, इसको मार्क कर देते हैं। यहां से क्या, ये बाहर निकल जाता है हीट करने पे, ऐसे सिखाया जाता है। क्या बाहर निकल गया? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बाहर निकल गया बेटा। CaCO3 बाहर निकल गया और बन क्या गया यहाँ पे? CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो गया? CH3। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 1 2 3, 3 है तो इसका नाम क्या नाम हो जाएगा? इसका प्रोपेन 2 ओनर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं अपन? इसी को बोलते हैं एसीटोन। तो देखो, अगर हमने कैल्शियम एसीटेट को हीट किया तो क्या बन गया हमारा? एसीटोन। पूरा रिएक्शन आपको समझा दे कि कैल्शियम एसीटेट कैसे बनता है। एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है कैल्शियम एसीटेट। ठीक, और फिर कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो ये क्या करता है? खुद में बॉन्ड बना के और फिर CaCO3 बाहर निकल जाता है और बन क्या जाता है हमारा? एसीटोन। तो करेक्ट ऑप्शन कहाँ गया सवाल? एसीटोन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 25। 5 क्वेश्चन और हम आज देख लेते हैं जल्दी जल्दी। विच वन इज प्रेजेंट इन एन एल्कोहल? एल्कोहल में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? OH फंक्शनल ग्रुप, कल ही बात हुआ था इस पे, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफरेंशिएट बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड अ कीटोन? एल्डिहाइड और कीटोन को कौन डिफरेंशिएट करेगा? ठीक, तो ये उम्मीद है हर किसी ने पढ़ा होगा कि कौन डिफरेंशिएट करेगा। आप ही लोग बता दो कौन डिफरेंशिएट करेगा। कॉस्टिक सोडा ये तो करेगा नहीं यार, ये कहां से इसमें देते? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड पे हालांकि अलग अटैक करेगा, कीटोन पे अलग अटैक करेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी थोड़ा बहुत आंसर हो सकता था, क्योंकि आपको पता है एल्डिहाइड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O H। ठीक, और ये कीटोन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस पे भी अटैक करा देगा, और इस पे भी कौन सा अटैक होगा? NAR। इस पे भी हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इस पे भी हो जाएगा NAR। इस पे भी R पॉजिटिव अटैक करेगा, और इस पे भी R पॉजिटिव ही अटैक करेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो कर नहीं सकता सेपरेट, क्योंकि दोनों पे एक ही जैसा अटैक करेगा। लेकिन कौन अटैक कर देगा? फिलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो होता है एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता है कि फिलिंग सॉल्यूशन क्या करता है? एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट कर देता है। ठीक,
हालांकि यहाँ से बन जाता है 1 डिग्री अल्कोहल और यहाँ से बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, तो इससे हम बता सकते हैं, इसलिए हम बोले कि ग्रेनाइट रिएजेंट पे आंसर हो सकता है। भले ही अटैक सेम तरीके से करता है, लेकिन यहाँ अगर हम करा देना तो यहाँ बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल और यहाँ बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। तो अगर ग्रेनाइट रिएजेंट का अटैक कराएं और बन गया 2 डिग्री अल्कोहल तो समझ जाएगा कीटोन है, और अगर 1 डिग्री अल्कोहल कराएं सॉरी अगर अटैक कराएं और मिल गया 1 डिग्री अल्कोहल तो समझ जाएंगे जरूर एल्डिहाइड था। तो हालांकि ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन ज्यादा बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, फेलिंग सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिफरेंशिएट बिटवीन, ठीक ना, विच ऑफ द फॉलोइंग द फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी अमीन, हर बच्चे को पता है NH2, कल ही बात हुआ था जब हम बताए थे C NH2 था तो उसका नाम बताए थे ना, क्या था, इथाइल अमाइन। 2 कार्बन था तो इथाइल और NH2 लग जाने से इथाइल अमाइन, ठीक। तो ये भी आपको बताए थे। जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं अब। डाइल्यूट एंड स्लाइटली एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ठीक। तो डाइल्यूट एंड स्लाइटली अब सब बता देते हैं। फेंटोन्स रिएजेंट क्या होता है, फेंटोन्स रिएजेंट आपको पता है फेरस के साथ, फेरस मतलब क्या होता है, Fe+2, ठीक ना, नाम बड़ा तो चार्ज छोटा, हम ऐसे आते हैं, और Fe+3 नाम सॉरी चार्ज बड़ा तो नाम छोटा, फेरिक हो जाता है। फेरस का सॉल्यूशन किसके साथ, पेरोक्साइड के साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ H2O2, इसको क्या बोलते हैं अपन, फेंटेंस रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट अभी अभी हम आपको बताएंगे क्या होता है ल्यूकास रिएजेंट, HCl प्लस में ZnCl2, ठीक। तो ल्यूकास रिएजेंट तो होगा नहीं, ठीक। तीसरा क्या हो जाएगा, बेयर्स रिएजेंट, ये हो जाएगा बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट हो जाएगा KMnO4, इसी के सॉल्यूशन बोलते हैं। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली सिल्वर सॉल्यूशन को बोलते हैं। Ag+ का जो सॉल्यूशन होता है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन, ये भी एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में काम आता है, ठीक ना। सिल्वर का पीपीटी बन जाता है यहाँ पे, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट Ag+ सिल्वर के सॉल्यूशन को बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, C बेयर्स रिएजेंट। 30 तक अपन डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन फिनोल इज हीटेड विद जिंक। फिनोल क्या होता है बेटा, फिनोल होता है, अगर जिन्होंने एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा मुझसे उसको पता है, फिनोल ये हो गया OH, और यहाँ पे Zn क्या करेगा, Zn इसको कर देगा रिड्यूस, रिड्यूस कर देगा मैंने कहने का मतलब ऑक्सीजन को, रिडक्शन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना, और अगर रिड्यूस कर देगा तो ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, खाली हाइड्रोजन बच जाएगा, और हाइड्रोजन मैंने क्या हो जाएगा, बेंजीन। तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। Zn क्या कर देता है, इसको रिड्यूस कर देता है OH को, और फिनॉल टू किस में कन्वर्ट कर देता है, बेंजीन में। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने डिस्कस कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 31 से हम बात करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक ना। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में मेंशन करो यार। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने 2021 का ये पेपर, मेरे हिसाब से 2019 से तो ठीक था, 2019 का पेपर काफी इजी था, ये पेपर फिर भी 2019 से ठीक है। तो उम्मीद है आपको एक एक चीज मैंने समझाया है, एक एक क्वेश्चन को लेके समझाया है, तो हर चीज आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, आप अपने तैयारी को बिल्कुल स्ट्रांग करें। फिजिक्स पे हम बहुत ही जल्द डिस्कशन लेकर आएंगे, फिजिक्स पे भी हम डिस्कस करेंगे, फिजिक्स पे भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए हम आपको बोल दो कि यार अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक नहीं किया, तो जाओ यार, इसके प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। एरोमेटिक केमिस्ट्री पे भी हम बात की ना, एरोमेटिक केमिस्ट्री के देखो क्वेश्चन पूछ दिया है, तो एरोमेटिक केमिस्ट्री हो गया आपका, या फिर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है अगर आपने जेईई मेंस WBJ जैसे एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया है और उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको वीडियो यहाँ पे बहुत सारा मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मॉडर्न फिजिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक। तो उसका वीडियो आप देख सकते हो, और फिर बोलेंगे यार जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं यार WBJ का फॉर्म जरूर भरो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जेईई मेन के साथ ही होता है। जेईई मेन के पैटर्न से थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन सारा टॉपिक सारा कॉन्सेप्ट वही होता है, ये भी आपका एंट्रेंस एग्जाम है, तो इसको भी आप देके इंजीनियरिंग कॉलेज पा सकते हो यार। इसके प्रिपरेशन पे हम बहुत जल्द वीडियो लाने वाले हैं, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, मिलते हैं अगले पार्ट में आप सभी लोगों से। तब तक पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम्स।